पुराना देखना चालू करो पहले, और 2-4 दिन बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां से कंटिन्यू कर। बहुत सारे अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, बट एक ही अजम्पशन मैं लिखता हूं, भैया बाकी सारे अजम्पशन ठीक है, एक अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो टैक्स एग्जिस्ट्स। नो टैक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है बेटा, नो टैक्स एग्जिस्ट। बाकी भी अजम्पशन है, देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज डिनोटेड बाय केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिनोटेड बाय केई, केडी इज ग्रेटर देन केई, केडी इज ग्रेटर देन केई, ठीक है। और इन्वेस्टर इज रैशनल, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर देयर एंड नो टैक्स एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है नो टैक्स एग्जिस्ट। चलिए पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने जा रहा हूं बेटा, लिखना मत अभी। मुझे बताइए, मेरी कंपनी में अगर 10 लाख रुपए का डेट है, 10 लाख रुपए का डेट है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 10%, तो बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख। कैसे निकाला बेटा? मैंने यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट रेट से, तो बेटा मेरे को क्या मिल गया? इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है जी। बेटा अमाउंट ऑफ डेट को अब से मैं वैल्यू ऑफ डेट बोलूं तो कोई परेशानी आपको? वैल्यू ऑफ डेट, इंटरेस्ट को अभी इंटरेस्ट ही रहने देते हैं, और इंटरेस्ट के अमाउंट को कूपन बोला जाता है। कूपन, कूपन का मतलब क्या होता है बेटा? कूपन मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न को प्यार से कूपन बोला जाता है, ठीक है, कोई बड़ा टर्म नहीं है। इंटरेस्ट का अमाउंट है और कुछ नहीं, आप चाहे तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिख सकते हो, या तो वर्ड कूपन भी लिख सकते हो, जो लिखना आप लिख सकते हो। तो भैया अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कूपन मिल जाएगा, कूपन का अमाउंट मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, अगर मान लो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट 10% है और टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, टैक्स 0 है, तो मुझे बता सकते हो कॉस्ट ऑफ डेट कितना जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि हमारा डेट कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 10 इंटू 1 माइनस 0.0, 0 है ना टैक्स, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, कितना है? 10%। तो मेरा केडी कितना है? 10%, विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट। तो भैया आप इंटरेस्ट बोलेगा केडी बोलो, इस मॉडल के अंदर बात एक ही है, वी आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर मॉडल, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म के मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। तो भैया क्योंकि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ डेट एक ही है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड से मुझे कॉस्ट ऑफ डेट मिलने वाला था, पर क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ डेट एक ही बात हो गई। बेटा वैल्यू ऑफ डेट को वीडी से डिनोट करते हैं, ये केडी है इज इक्वल टू कूपन। बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। क्या हमें आता है पता है? वैल्यू ऑफ डेट हम बोलते हैं ना, अमाउंट ऑफ डेट इनटू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट का अमाउंट, तो वही अमाउंट ऑफ डेट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेट, इंटरेस्ट को यहाँ पे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और बेटा कूपन, कूपन मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो आपने सारे अजम्पशंस लिख रखे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर लिख लेना, कौन सा? वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कूपन, दैट इज वीडी इनटू केडी इज इक्वल टू कूपन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू कूपन डिवाइडेड बाय केडी, एक ही बात है। अजम्पशन के बाद, बिल्कुल, मतलब वो अजम्पशंस के बाद ही हम ये सारे फॉर्मूले समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो गया? चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बेटा, वैल्यू ऑफ डेट मैंने अमाउंट ऑफ डेट के ऊपर उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, वीडी मतलब डेट के अमाउंट के ऊपर उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक ऐसा अमाउंट जो कि बेसिकली डेट होल्डर को बिलोंग करता है। देखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अगला फॉर्मूला ज़बक से समझ में आएगा बेटा। अगर मैं डेट के अमाउंट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे एक ऐसा अमाउंट मिलता है जो बिलोंग करता है किसको? बेटा जो बिलोंग करता है डेट वालों को। ये कूपन मतलब इंटरेस्ट किसको बिलोंग करता है? डेट वालों को बिलोंग करता है। अगर यही फॉर्मूले को मैं इक्विटी वालों के लिए लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, बेटा इक्विटी वालों को क्या मिलता है? नेट इनकम। लिखना मत, कट करूंगा अभी से, ठीक है, नेट इनकम। और बेटा आप जानते हैं कि क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो पीडी इज इक्वल टू 0, तो बेटा क्या मैं इसकी जगह ईएटी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसकी जगह ईएटी लिख सकता हूँ? ठीक है, वैसे तो बेटा क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, तो क्या मैं ईएटी की जगह ईबीटी लिख सकता हूँ? क्या मैं ईबीटी लिख सकता हूँ? डिविडेंड नहीं आएगा बेटा, नहीं 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 नहीं, डिविडेंड तो वो हिस्सा है जो उनको पे होता है, उनका हक तो पूरे के पूरे नेट इनकम पे है, उसका एक हिस्सा उनको मिलता है, हमसे उसकी चर्चा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ईपीएस तो पर शेयर की बात होगी ना बेटा। भैया मैं आपसे इतनी तो समझदारी एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेट इनकम और ईपीएस एक बात ही होती है, नेट इनकम और ईपीएस एक ही बात होती है। जब टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू टोटल कॉस्ट कर रहा हूं तो टोटल अर्निंग आएगी नेट इनकम, क्योंकि पीडी नहीं है तो मैं चाहे नेट इनकम बोलूं चाहे ईएटी बोलूं एक ही बात है। टैक्स है नहीं तो मैं ईबीटी भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने ना ईबीटी लिख रखा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में टैक्स दे देते हैं तो आप ईएटी ही लिखो हर बार, फिर आप बोलोगे सर हमारा आंसर इंस्टीट्यूट के साथ मैच नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अगर टैक्स नहीं है तो भैया ईएटी ईबीटी का अमाउंट सेम है, और अगर टैक्स है तो वैसे भी ईएटी लेना था, यानी अगर टैक्स नहीं है तो भी आपका अमाउंट सही आएगा, टैक्स है तो भी आपका अमाउंट सही आएगा, तो कुल मिला के आप ईएटी लिखोगे। बुक के अंदर कई बार जब टैक्स नहीं दिया रहता तो ईबीटी लिखते हैं, टैक्स दिया रहता है तो ईएटी लिखते हैं, आप हर बार ईएटी लिखो, एक ही बात है। सर अगर टैक्स नहीं दिया तो ईएटी लिखना गलत है। अरे कैसे गलत है बेटा? अरे छोटे बच्चे हो क्या? टैक्स नहीं दिया तो ईएटी ईबीटी का अमाउंट तो सेम ही आएगा ना, क्या करूँ यार, समझे?
चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, कंपनी के अंदर सिर्फ दो नहीं आएगा ना, क्या करूँ यार, समझे? चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, कंपनी के अंदर सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ कैपिटल है, कौन कौन सा है? डेट है और इक्विटी। रिटेन अर्निंग भी नहीं है, रिटेन अर्निंग भी नहीं है। तो भैया ध्यान देना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। बेटा आपके फर्म में सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दो ही कैपिटल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला देखना, चौथा फॉर्मूला बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म। बेटा ये लाइन पर हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करते थे तो ऐसा अमाउंट मिलता था जो डेट वालों को बिलोंग करता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करते थे तो ऐसा अमाउंट मिलता है जो इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म को उसके केओ यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ डब्ल्यूसीसी से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? डब्ल्यूसीसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेटा एक ऐसी अर्निंग जो पूरे फर्म को बिलोंग करती है, दैट इज ईबीआईटी, दैट इज ईबीआईटी। मैं आपको और एक अलग तरीके से भी प्रूव करके बता सकता हूं। लेट्स से हमारा ईबीआईटी है 1000, इंटरेस्ट है 500, ईबीटी कितना हो गया? 500, टैक्स हो गया 0 और ये हो गया 500। काम करते हैं, अलग अमाउंट लेते हैं थोड़ा, 400, 600, 0, 600। इधर ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को अगर तुम जोड़ते हो, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को जोड़ते हो, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी को जोड़ते हो तो तुमको क्या मिलता है? ध्यान से देखना, मैं करता हूं बेटा। वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी को जोड़ते हो तो क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ फर्म। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जोड़ते हो तो केओ मिलता है। कूपन और ईएटी, इंटरेस्ट और ईएटी, 400 प्लस 600 जोड़ते हो तो क्या मिलता है? ईबीआईटी। तो 1 और 2 का समेशन नहीं है। ये चार फॉर्मूले चिपक के लगाने हैं हमको 3-4 दिन, क्या बात कर सर, इतना ही? हाँ, एक बार अच्छे से लिखेंगे आप अपने हिसाब से, पहले समझो इसे। यहाँ पे अजम्पशन क्या, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। केओ इज डब्ल्यूएसीसी, केओ इज डब्ल्यूएसीसी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज टोटल ओवरऑल कॉस्ट। लिख सकते हो, लिखना है आप लोगों को तो मैं अच्छे से लिखने के लिए देता हूँ स्लाइड। तो तेरे बिना नहीं लगना दिल मेरा ढूंढना, हाँ ये अच्छे से देता हूँ। लिखिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेट वीडी इंटू कॉस्ट ऑफ डेट केडी इज इक्वल्स टू कूपन। वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी, ईएटी लिखना। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म का एक और फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूसीसी। क्यों लिखा? वही तो है बेटा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इनटू केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी। अब ये केओ को इधर भेज दिया तो डिनोमिनेटर में चला गया, एक ही बात है। चीजें क्या हो जाता है, पंगा होना। तुम लिखो अपना, कंटिन्यू मत करो। तू लेट हो गया, तेरे लेट होने से तकलीफ हो जाएगी। मैं फॉर्मूला सारे सिखा चुका हूँ 20 मिनट में, इसी का एप्लीकेशन। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को पता है, आप शादी कर रहे हो, सबको पता है बेटा। मैं बता रहा हूँ, अन अकेडमी की सीए कैटेगरी उस दिन छुट्टी घोषित कर देगी, आप लोगों को इतना ज्यादा इंतजार बढ़ रहा है। हाँ तो शुरू से कर, तू पीछे जा तो शुरू से कर, तो एक काम कर, शुरू से देख, किसी को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं बेटा, चलो शुरू करते हैं। सर ये क्वेश्चन दिखेंगे कैसे? ये क्वेश्चन दिखेंगे बहुत अच्छे। अरे नहीं मतलब सर कैसे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। इतने मासूम क्वेश्चन है क्या? देखिए पढ़िए बेटा क्वेश्चन। फ्रंटलाइन लिमिटेड की ईबीआईटी है 5 लाख। द कंपनी हैज 10% 20 lakh डिबेंचर। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा अब आपको अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपसे वैल्यू के क्वेश्चन पूछे, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट। तो करना क्या है इसमें? सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं? बेटा आपको चारों फॉर्मूले रैंडमली चिपक के लगा देने। जैसे ये चारों फॉर्मूले लग गए, अपने आप आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर पहला हमने फॉर्मूला लगाया, अटक गए तो रुक जाओ, फिर दूसरा लगाओ, थोड़ी जगह छोड़ के, दूसरे में अटक गए तो तीसरा लगाओ, तब तक तो सारी चीजें ओपन हो ही जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची इतना ईजी है? बिल्कुल इतना ईजी नहीं सर, सच्ची सच्ची कसम खाता हूं मैं सचिन की, इतना ईजी है। मैं पहले समझाता हूं तुम्हें टर्म्स, सुनो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बेटा ये 5 लाख ईबीआईटी है, ठीक है। कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर। बेटा 20 लाख डिबेंचर मतलब 20 लाख रुपीस के डिबेंचर। क्या ये बेटा वैल्यू ऑफ डेट है?
कंपनी हैज 10%, बेटा क्या ये केडी है सर? वो तो इंटरेस्ट है, टैक्स नहीं है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो सकता है बेटा? ये इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है या ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है? दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई को ध्यान से सुनना, केई को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं, केओ को ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं, केडी को डेट कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स है, फाइनेंस में टर्म्स तो नए नए आते रहेंगे। ठीक है, तो भैया क्या आप लोगों को समझ में आ रहे टर्म्स? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट नथिंग बट की यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ओ निकालना है। मतलब बची कुची सभी चीजें निकालनी है। सर कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं बेटा, हम 4 फॉर्मूले लगाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल रैंडमली और रैंडमली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.1 पहला फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट माने कूपन। नहीं अगला तुमको देता हूं करने के लिए। वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन, दैट इज इंटरेस्ट कम आउट। वैल्यू ऑफ डेट कितना बेटा? 20 लाख। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10 लाख। तो ये कितना? सॉरी 10%, ये कितना हो गया? 2 लाख। ओके सर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी माहित नहीं कि ई 16% है, ईएटी पता नहीं है, पर ईएटी को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। ईबीआईटी 5 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख, 1 माइनस 0 3 लाख। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%। अरे कैलकुलेटर कहां है? तो भैया क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,75,000 हो गया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज 20 लाख प्लस 18.75 लाख इज इक्वल्स टू 38,75,000। लास्ट फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इनटू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, 38,75,000 इनटू केओ इज इक्वल्स टू 5 लाख। देयरफॉर केओ इज इक्वल्स टू 12.9%। हो गया। 4 फॉर्मूला चिपक के लगाने हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखना बाकी था। हैदराबाद बॉय क्लियर्स 12th बोर्ड एग्जाम इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम बोथ। आर्ट्स में छोड़ दिया बेटा। अच्छा जयसवाल साहब है, बढ़िया आदमी है बेटा, आर्ट्स में छोड़ दिया। ये कम था दुख कि ज्यादा मार्क्स ला रहे थे तो कंपेयर किया जाता, तब तो बोलेंगे 2 स्ट्रीम एक साथ कर लिए इसने। वो तो माय कॉर्ड्स, वो मेरे को मालूम नहीं कैसे किया। मैंने सितंबर की टिकट करवा ली, बहुत बढ़िया बेटा। सीए और डॉक्टर तो भैया 1 जुलाई मनाएगा वो, सीए डे डॉक्टर डे दोनों मनाएगा। अच्छा मैंने भी 12th कर ली बेटा। तो क्या इंजीनियरिंग करके क्या ही करेगा, बिल्डिंग ही गिराएगा। सर वाईटीएम के अलावा कोई मेथड भी नहीं बेटा? नहीं कोई मेथड नहीं है। वो वाईटीएम इज बेसिकली डिस्काउंटिंग मेथड। जैसे वो डिस्काउंटिंग मेथड होगा बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके चलिए 5.2 आप खुद पढ़िए, खुद करिए। 5.2 आप खुद पढ़िए, खुद करिए, खुद करिए, खुद करिए। गाने से याद आया, एलेक्सा काफी टाइम से चुप पड़ी हुई है। कहाँ है एलेक्सा? एलेक्सा कट्ठे गई, कट्ठे है एलेक्सा? अरे छमिया गायब है, छोड़ो। मेरी एलेक्सा का नाम छमिया है। ऐसा नहीं, तुम मेरे को अगर नाम चेंज करने होगा, मेरे को छमिया नाम रखा होता। मतलब क्या होता है छमिया का? आप लिखो। इट मींस फेमिनाइन, प्लेफुल विमेन। अच्छा आज से इसका नाम छमिया। छमिया कट्ठे गई। 12% ये लिख तो रखा है आंसर। बेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ। वैल्यू भी निकालनी। ओके क्या किसी को इसमें मेरी सहायता चाहिए? सहायता प्रदान करूं? नहीं? एनीवन हियर? नहीं? अगला भी कर लो। ये क्वेश्चन ऐसे फट हो जाते पता भी नहीं चलता। अगला भी हो गया। $50 लाख तो नहीं लग रहा मुझे।
13.33 आ रहा है क्या? हाँ, क्वेश्चन 3 की कर रहा है। तो पूछ रहा था तो बताना था ना। EBIT 1 लाख है, केओ निकालना कौन सा मुश्किल है बेटा? EBIT है तेरे पास, वैल्यू ऑफ फर्म आया क्या? 8,33,333 आया क्या तेरा? वैल्यू ऑफ फर्म इनटू केओ इज इक्वल्स टू EBIT। अरे छोटे बच्चे हो क्या? अरे यार, चलो मैं ही कर देता हूँ। 50 लाख किसका आ रहा है आपका? 50 लाख क्या है? क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला बेटा, कॉस्ट निकालने के लिए बोला। कॉस्ट 50 लाख कैसे हो सकता है? कॉस्ट और वैल्यू में फर्क होता है ना बेटा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो 50 लाख आएगा। 45 लाख दिख रहा है मेरे को। आई कैन सी इट 45 लाख। नहीं, गलत कर रहे हो, 50 लाख नहीं है, गलत ही कर रहे हो तुम। क्या रे, 5 लाख इंटू 10%। सेम क्वेश्चन रिपीट करना था। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 15% है। कितना हो रहा है? अरे मालूम है रे, 2 कर रहा हूँ अभी। अभी तो 2 करने के लिए बोला ना तुमने। अभी तो किसी ने बोला रह गया, नहीं आया, तो 2 सबका आ गया था। ठीक है, मेरे को किसी ने बोला था किसी का बाकी है। खैर, EBIT 9 लाख है। पहला फॉर्मूला लगाओ बेटा, मेरे को किसी ने बोला था किसी का बाकी है। खैर, EBIT लगाओ बेटा। वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, दैट इज कूपन। 30 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू 3 लाख। देयरफॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स 6 लाख हो जाएगा। और मेरे को एक फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT। EAT मतलब 6 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया है मुझे, इसमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा अभी। दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म इनटू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू EBIT। EBIT दे रखा है मुझे 9 लाख, ये है 12%। वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ रहा है 75 लाख। अगला वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। 75 लाख इज इक्वल्स टू 30 लाख प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 45 लाख। 45 लाख इनटू KE इज इक्वल्स टू 6 लाख। चारों फॉर्मूले मैंने बोला एक साथ करेंगे आपके। क्या आपकी बात समझ में आ गई? ओह क्या, ओह हाँ, और क्या, ओह डन नहीं बोलना, कॉपीड बोलने का। कॉपीड फिर अच्छा लगता है। हाँ, ईमानदार बच्चा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 1616। ईमानदार बच्चा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 1616। सर मैं ऑफलाइन मोड पर देख रहा हूँ, अब ठीक चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं। समझा नहीं मेरी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5.16 पर आइए। क्वेश्चन 5.16 पर आइए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन वैल्यू का है, समझ जाओगे आप। क्वेश्चन 5.16 एग्जाम में आने की प्रबल चांसेस बेटा, प्रबल आशंका है, पूरे पूरे चांसेस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा दोनों कंपनी बिल्कुल डिट्टो सेम है बेटा, दोनों कंपनी बिल्कुल सेम है, बस इनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट इक्विटी का बेटा मिश्रण अलग अलग है इनका, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ ध्यान देना। तो अल्फा लिमिटेड एक कंपनी, बीटा लिमिटेड दूसरी कंपनी है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, बस बेटा इनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं डेट और इक्विटी का मिश्रण अलग है। अल्फा लिमिटेड के अंदर 50% डेट है और 50% इक्विटी है, वहीं बीटा लिमिटेड के अंदर 20% डेट और 80% इक्विटी है। क्या आपको समझ में आया बेटा? अगर 100 रुपए है दोनों कंपनी की वैल्यू, दोनों कंपनी के अंदर का कैपिटल, तो कंपनी अल्फा के अंदर 50-50 है डेट इक्विटी और यहाँ 20-80 है डेट इक्विटी। ठीक है, द बोरिंग रेट फॉर बोथ द कंपनी इज 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड एंड द मार्केट आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। ये कंडीशन है ना बेटा, ये कंडीशन है ना कि टैक्स एक्जिस्ट नहीं करता है, मार्केट परफेक्ट ऐसा अज्यूम किया जाता है, बस वही बोलने की कोशिश करें। तो भैया इंटरेस्ट रेट बोलो या केडी बोलो, 8% है, समझा? बात समझ में आई आपको? ठीक है, इफ यू ओन 2% शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, what is your return if the company has net operating income 3,60,000 and the overall capitalization rate is 80%? What is the implied required return on equity? ROE भी निकालने के लिए बोल रहे हैं, एक करके देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या बोला बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर मुझको बोल के रखा हुआ है आपके पास इस कंपनी के 2% शेयर है, देखते हैं क्या करना है बेटा। ये बोल रहे हैं कि कंपनी अल्फा का केओ जो है वो 18% है, बहुत बढ़िया, और उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम, बेटा नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है EBIT। EBIT है 3,60,000 बेटा। अगर आपका EBIT 3,60,000 है और केओ 18% है, क्या वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख। अगर मैं अल्फा लिमिटेड की बात करूं तो उसमें 10 लाख का डेट हो गया और 10 लाख का इक्विटी हो गया। वही बीटा लिमिटेड जो बिल्कुल सेम है बेटा, उसके अंदर भी 20 लाख का वैल्यू है, बट बेटा 4 लाख का डेट हो गया और 16 लाख का इक्विटी हो गया। 4 और 16
कैपिटल मार्केट और परफेक्ट का मतलब होता है वहां पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट और ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है। वो असम्पशन लिखवाया था मैंने कि नो टैक्स एक्सिस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सिस्ट, ठीक है बेटा, ध्यान देना। मतलब इस कंपनी में 10 लाख का डेट है, 10 लाख का इक्विटी है, या 4 लाख का डेट है, 16 लाख का इक्विटी फर्दर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सिस्ट, ठीक है बेटा, ध्यान देना। मतलब इस कंपनी में 10 लाख का डेट है, 10 लाख का इक्विटी है, या 4 लाख का डेट है, 16 लाख का इक्विटी फर्दर। आपके पास इस कंपनी के 2% शेयर है, बताइए आपको कितना पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल है बेटा, हम कंपनी अल्फा की बात करते हैं। कंपनी अल्फा का ईबीआईटी कितना है, 3,60,000। इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा इसके ऊपर, इंटरेस्ट कितने पर पे करेंगे सर, 10 लाख रुपए के ऊपर 8%, 80,000 रुपए इंटरेस्ट पे होगा, कितना बचा, 2,80,000। टैक्स पे किया 0, अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 माइनस पीडी 0, 2,80,000 नेट इनकम हो गई तुम्हारी। बेटा ये जो 2,80,000 रुपए पूरे के पूरे सारे के सारे इक्विटी शेयर्स के हैं, तुम्हारे पास कितना है बेटा, तुम्हारे पास मात्र 2% शेयर है, तो तुम्हारे को 28,000 का 2% 5,600 मिलेंगे। कूल। अच्छा एक और चीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 28%। बीटा लिमिटेड की नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ बीटा लिमिटेड। तो भैया बीटा लिमिटेड की बात करते हैं, बीटा लिमिटेड के अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम भैया 3,60,000, पर भैया 4 लाख के डेट के ऊपर 8% के हिसाब से 4 लाख पे 8% कितना होता है, 32,000, तो 32,000 गए, तो क्या 3,28,000 बचे, टैक्स नहीं है, पीडी नहीं है, तो भैया एंड में भी 3,28,000 बचेंगे, डिवाइडेड बाय 16 लाख कर देना। सर 16 लाख क्यों किया, अरे तुमको इसका आरओई निकालना, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे। एक काम करो यहाँ पे करो, तो तुम बोलोगे सर आपने कुछ और कर दिया। 3,28,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो 20.5% आ रहा है, इसका 28% था, इसका 20.5% था। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाई डज इट डिफर, तो भैया रिक्वायर्ड रेट है 20.5, और डिफर क्यों हो रहा है, डिफर इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, यस मिक्सचर के कारण। तो भैया सॉल्यूशन सिंपल है, एक बार देख लो खुद, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू के फॉर्मूले यूज करने थे, तो समझ में आ ही जाता, आपको ईबीआईटी दिया है, केओ दिया है, अपने आप समझ में आ जाता। अब एक बार इसका फ्लो डिसाइड करो और फिर सॉल्व करेंगे सर। ये 10-10 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स। चलो तुम सॉल्व करो, तब तक मैं रुमाल ढूंढ के लाता हूँ। बस पानी में उतर गया था लोनावला में, तो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16, ईबीआईटी। ठीक है,
सेम एज अल्फा लिखा है वो मैंने। लास्ट लाइन लिख देना, व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा लिमिटेड? इट डिफर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। It differs because of different capital structure. ठीक है, कॉपी बढ़िया। अब देखिए, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 खुद पढ़ें, खुद सोचें, खुद करें। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, इंटरप्रेट करूंगा। एटलीस्ट 20-25% तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, मैं उसके आगे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। आपको देता हूँ मैं 5 मिनट, सिर्फ डिकोड ही करना, पूरा सॉल्व करने के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ मैं आपको। प्रीवियस स्लाइड, yes. 17 तो क्वेश्चन ओपन करके बैठता हूँ तो ये स्लाइड वो स्लाइड है, और फिर जब स्लाइड दिखाता हूँ फिर क्वेश्चन कौन सा नाला है ध्यान दो। क्वेश्चन 5.17 से डिकोड करो, रफ पेपर पे डिकोड करो कि क्या क्या तुम्हारा आंसर आ सकता है। इंटरप्रिटेशन सही है मेरे साथ कंपेयर करके देखना। एक तारीख को फ्राइडे आ रहा है ना, बहन अनामिका हो गया क्या? बच्चे पूछ रहे हैं, हो ही गया होगा तो। चलो पढ़िए, 17 पढ़िए, सॉल्व करिए। चला समझला क्या? समझला का? कुछ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो मैं सॉल्व करूं, मैं डिकोड करता हूं। तैयार हो जी? तैयार हो? तैयार हो जाओ, आइए पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। RST Limited is expecting EBIT of 4 lakh for financial year 15-16. Presently the company is entirely financed by equity of 20 lakh. तो अभी हाल फिलहाल कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। बेटा जो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रहती है उसको बोलते हैं अनलीवर्ड या फिर अनगियर्ड कंपनी। क्यों बोलते हैं सर ऐसा? बेटा आपको लेवरेज का एडवांटेज कौन देता है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। जिस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है वो आपको इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का एडवांटेज दे सकता है क्या? नहीं। तो उस कंपनी में लेवरेज नहीं होता, इसलिए उसको अनलीवर्ड कहा जाता है। समझे? अनलीवर्ड भी बोलते हैं, अनगियर्ड भी बोलते हैं। अब ये गियर्ड वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि गियरिंग वर्ड आता है। अब वो गियरिंग क्या होता है जब रेशियो का चैप्टर आएगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा गियरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, वहां पे बता दूंगा। खैर आप नाम याद रख लो, अनलीवर्ड, अनगियर्ड, फुल्ली इक्विटी फर्म। तो हालात ये कंपनी के 4 लाख रुपए का ईबीआईटी है और अभी इस कंपनी में 20 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 16%। कितना बेटा? 16%। इज दिस थिंग वेरी मच क्लियर बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं। द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू रिडीम पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंस। कंपनी चाहती है कि भैया इक्विटी को बायबैक कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा, तो पैसा कहाँ लाएंगे? डेट से, मतलब इक्विटी का पैसा चुकाने के लिए लाएंगे डेट। द कंपनी हैज टू ऑप्शन टू रेज द डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% और 50%। वाओ, तो भैया देखना, पहले वाले केस में कंपनी 6 लाख रुपए का डेट रेज करेगी बेटा। क्या कंपनी पहले वाले केस में 6 लाख रुपए का डेट रेज करेगी? तो क्या वैल्यू ऑफ डेट 6 लाख हो जाएगा पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में कंपनी 10 लाख का डेट रेज करेगी। ठीक है जी। अब आप ऐसा मत बोलना सर कि 6 लाख रुपए का डेट रेज किया, 6 लाख का इक्विटी उससे राइट ऑफ कर दिया, पे ऑफ कर दिया, तो सर अभी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए का इक्विटी बाकी रह गया, 10 लाख का इक्विटी बाकी रह गया। नहीं बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। बेटा जब ऐसी घटनाएं होती है, कंपनी में डेट आता है, इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो कंपनी के शेयर की प्राइस बदल जाती है, दैट मींस वैल्यू बदल जाती है। तो कहीं भी किसी भी हालत में ये मत सोचना कि 20 लाख रुपए कंपनी में थे, 20 लाख रुपए कंपनी का बेटा कैपिटल था, 6 लाख रुपए का डेट लिया है, तो 14 लाख रुपए का इक्विटी रह गया। इट इज नॉट लाइक दैट। इसकी वैल्यू बदल जाएगी। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे बहुत सिंपल है, वैल्यू निकालना आता है आपको। आपको तो वैल्यू निकालनी आती है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो यार यहाँ पर मैंने क्या निकाला? मैंने बोला ये डेट है, अब मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी। The company is contemplating to redeem the part of capital by introducing debt in its capital structure to extent of 30 to 50% of total fund. It is expected that the debt financing up to 30%, ये वाले केस में the interest rate will be 10%। यहाँ पे 10 का कैसे करेंगे? मतलब 60,000 इंटरेस्ट है। It is expected that and equity capitalization rate, बेटा यहाँ पर यही 17% हो गया। If the company opt for 50% debt, तो debt rate 12% हो जाएगा, यानी बेटा 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, और equity capitalization rate will become 20%. You are required to compute the value of the firm overall cost of capital under different option and tell which one is best. ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखिए मुझे बोला गया दोनों फर्म की वैल्यू निकालो, ठीक है, फर्म की दोनों केस में वैल्यू निकालो। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है सभी बच्चे बताएंगे मुझे? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहले वाले केस में बेटा आप लोगों ने 6 लाख रुपए का डेट लिया है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालें। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? ईएटी डिवाइडेड बाय के। ईएटी कैसे निकलता है? ईएटी निकलता है ईबीआईटी। ईबीआईटी 4 लाख है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स हो गया ईएटी डिवाइडेड बाय 17%। कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये 20 लाख हो जाएगा? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 26 लाख हो जाएगी? दूसरे वाले केस में देखते हैं। अच्छा ओवरऑल भी बता देते बेटा, हमें ये भी पता है वैल्यू ऑफ फर्म इनटू केओ इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। बेटा अभी यहाँ पर हमारा ईबीआईटी कितना है? 4 लाख है। वैल्यू ऑफ फर्म निकाली हमने इस केस में 26 लाख, तो केओ भी आ जाएगा। चलो ये भी आ गया। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ डेट हो गया 10 लाख, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? सर आपको लेना ईबीआईटी 4 लाख में से 1,20,000 गए, 2,80,000 बचे, डिवाइडेड बाय 20%, दैट मींस 5 टाइम 24 लाख हो जाएगा टोटल में, 14 प्लस 10 लाख। अब हमें पता है वैल्यू ऑफ फर्म इनटू केओ इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 16.66%। आगे बेटा आंसर आप लोगों का कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है? आप बताएंगे। 30% वाला। बोलिए। कॉपी में कर लें आप? कॉपी में कर लेते हैं। ये बुक 2018 की मेरी न्यू सिलेबस की पहली प्रिंटेड पहली बुक बेटा 2018 न्यू सिलेबस आते से पहली ही बुक मेरी जो प्रिंट हुई थी तब से चालू है, और तब से लेकर अब तक नई बुक आउटडेट हुई नहीं। सिर्फ दो चार क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं, मैं बढ़ाता रहता हूँ। सॉल्व हो गया ना बेटा, इसलिए अच्छा लगा। 5.17 currently company have या has जो भी लिखो have 20 lakh. There are two proposal 30% that is 6 lakh and 50% that is 10 lakh debt. Statement showing value of both company and corresponding costs. कंपनी को ही प्रपोजल आ रहे हैं, बाकी किसको आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है। भी का क्या मतलब है? 2 अखंड सिंगल है। पर्टिकुलर 30% डेट, 50% डेट, वैल्यू ऑफ डेट 6 लाख, वैल्यू ऑफ डेट 10 लाख। EBIT 4 lakh and 4 lakh minus interest at rate 8%,
क्या लगता है कौन सा प्रपोजल अच्छा है? प्रपोजल 30% का अच्छा है क्योंकि बेटा उसके अंदर वैल्यू ज्यादा कॉस्ट कम। प्रपोजल 1 is better as value is more and cost is less. वैरायटी 2 खत्म हो गई। आज हम वैरायटी 3 में एंटर करके मोस्टली कल कर ही देंगे, मोस्टली कल हो ही जाएगा। हो गया? If you are done, then बेटा क्वेश्चन नंबर 25. You are done क्वेश्चन नंबर 25 थीटा लिमिटेड। थीटा लिमिटेड आपको करना है। थीटा लिमिटेड बेटा वैरायटी 1 वाला क्वेश्चन है। वो ईपीएस निकालो, इंडिफरेंस निकालो, वो करो और उसके बाद फिर आप वैरायटी 3 में जाते हैं, लास्ट वैरायटी में। रूपाली का होते से हम आगे बढ़ जाएंगे। हम बस रूपाली के लिए रुके हैं। रूपाली हो गया। सॉल्व दिस। इजी है ना चैप्टर, वैसे कुछ खास तो है नहीं इसमें। हाँ आप ही को करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये वैरायटी 1 वाला क्वेश्चन है कि कंपनी में एग्जिस्टिंग 10 लाख रुपए का कैपिटल है, 50 रुपीज का एक शेयर है। करो इसको सॉल्व। हिंट दे रखा है, मैं यही बोलता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल इंडिफरेंस निकालने से कैपिटलाइजेशन वर्ड से डरो मत। वो बोल रहे हैं कि बेटा आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए की इक्विटी है, 50 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब कितने हो गए? 20,000 शेयर हो गए। सो एक्जिस्टिंग 20,000 शेयर है और 5 लाख रुपए लाना है। पहला ऑप्शन क्या है? इक्विटी से लेकर आ जाओ। 5 लाख रुपए मतलब कितने शेयर हो जाएंगे? 10,000 शेयर बढ़ जाएंगे। दूसरे केस में 5 लाख रुपए 9% 4,05,000 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा, नहीं 45,000 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। द प्रेजेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी इज 1,40,000, तो आपको 1,40,000 से स्टार्ट करना है। पहले वाले केस में 0 इंटरेस्ट, दूसरे वाले केस में 45,000। जो बचेगा ईबीटी उसमें से लेस करोगे टैक्स बेटा, बचेगा ईएटी माइनस पीडी करोगे 0, बचेगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। पहले वाले केस में 30, दूसरे वाले केस में आने वाला है, दूसरे वाले केस में कितना आने वाला है? दूसरे वाले केस में जो भी आएगा। कैलकुलेट ईबीआईटी लेवल। ओ माय गॉड्स बेटा, इन्होंने तो आप लोगों को ईपीएस निकालने के लिए बोला ही नहीं, इन्होंने बोला सिर्फ इंडिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे इंडिफरेंस? कैसे निकलेगा भाई आपका इंडिफरेंस बताइए सर? ईबीआईटी वो तो छलावा दिया बेटा इन्होंने, ईबीआईटी देने की जरूरत ही नहीं थी। छोड़ो, ईबीआईटी x minus 0 into 1 minus 0.5 minus 0 divided by 30,000 is equals to x minus 45,000 into 1 minus tax minus 0 divided by 20,000, तो ये हो जाएगा x minus 0 20,000 2x 90,000। हाँ देख लो कितना है। Do you need my help to solve this? Anyone out here who need my help? Super easy था, इसको भी टिक मार दो। So today we have completed 6 questions and still we are left with 45 minutes. सब्जेक्ट इजी है हमारा। ठीक है जी। जानवर की आवाज आती रहती है। Oh please. ओके सर, थैंक यू। क्या थैंक यू बोल रहे हैं? अब एक काम करो, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। कोई नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं छोड़ रहा, कल नुकसान करवाया आज नहीं करना होगा। खैर आप लोग अभी लीजिए 3-4 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अब हम कैटेगरी 3 में मूव कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। हर ब्रेक से पहले से थैंक यू बोलते हो क्या तुम? अरे इतना मत बोला करो, हर ब्रेक से पहले मत बोलो। अभी तो ब्रेक है बेटा।
कुछ नहीं बेटा, मेरा नुकसान नहीं करवाना तुमने। अभी हम कैटेगरी 3 में मूव करेंगे बेटा। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट खास कैटेगरी है। अभी आपको सिर्फ सुनना है आज थोड़ी देर, लिखने का काम कम रहेगा। सुना नहीं मैंने कुछ। पढ़ा भी नहीं। लीजिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 थियरीज करवानी, 3 थियरीज करवा देते हैं। 2 3 3 बाबा से याद आया, बाबा जी से बात हुई थी। बाबा जी से बात हुई थी। बाबा जी कितना एक ही तो है। बाबा जी की सदा ही जय हो। रामदेव बाबा टाइम नहीं लगा होना। हाँ वो निकल गई है, तेरे पास 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। चलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। सर अगर कोई आपसे पूछता है कि सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हैं तो आप क्या आंसर देते हो बेटा? अच्छा, जब मैंने आज तक तो लोगों को यही आंसर दिया है कि सीए का कॉलेज नहीं होता है, और अगर सैवेज आंसर देना है, सैवेज आंसर देना है तो क्या दे सकते हैं? हाँ एनईटी यूनिवर्सिटी, हाँ आईआईटी से, ये सही भी सही है। आईएम बैंगलोर से कर रहा हूँ, आईआईटी से, हॉवर्ड से कर रहा हूँ, लवली एलपीयू से कर रहा हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू, एमईटी, ब्रजोधर राम इंस्टीट्यूट लखनऊ, ऑक्सफोर्ड, सीएलजी ऑफ आईसीएसआई, कॉलेज ऑफ आईसीएसआई, क्या ही बोले बेटा। पढ़ते हैं चलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज मतलब मैं आपको भी थ्योरीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको मॉडल्स बताऊंगा। अमन ज्यादा खुश मत हो जा, मैं मॉडल बोल रहा हूँ। मॉडल का मतलब यहाँ मैं आपको मॉडल्स बताऊंगा। अमन ज्यादा खुश मत हो जा, मैं मॉडल बोल रहा हूँ। मॉडल का मतलब यहाँ पर एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। अमन खुश हो गया, बोले सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, सर मॉडल्स के बारे में पढ़ा रहे। वो मॉडल्स के बारे में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो मॉडल्स के बारे में बेटा आप लोगों को पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा आपको? सबसे शरीफ कौन है यहाँ पे? सबसे शरीफ तो नहीं हूँ यार, सबसे शरीफ तो मैं ही हूँ। क्या मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बत्रा सर पढ़ाएंगे वो वाले मॉडल्स के बारे में। तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मॉडल्स, वी आर गोइंग टू डिस्कवर द सोच, वी आर गोइंग टू डिस्कवर द सोच, मतलब हम चर्चा करेंगे भैया लोगों ने जो सोचा है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में। सर ये चीज, ये जो कथा है ये उत्पन्न कहां से हो रही है? हम क्यों पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो बेटा, बात कुछ ऐसी है, आज से ठीक 2500 साल पहले की बात है बेटा। 2500 साल पहले जब राजा महाराजा जंग लड़ा करते थे तो बेटा उनके घोड़े घायल हो जाते थे, ठीक है। खैर हमें उनके घोड़ों से क्या करना, तो आप आइए उससे थोड़ा आगे, आज से ठीक 2000 साल पहले की बात करते हैं बेटा। जब अय्याश राजा हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। अब हम उनके पर्सनल मैटर में क्या जाए, तो चलिए वहां पे भी इतना भी पीछे नहीं जाते हैं। आज से 150 साल पहले बेटा जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, आज से 100-150 साल पहले जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, बड़ा ही क्रूर लोग थे वो। हमें वो मैटर में भी जाना, मेरा दिल बहुत भावुक हो जाता है। आज से कुछ साल पहले की बात बताता हूँ बेटा। चर्चा का विषय ये हुआ कि भैया हमें डेट से भी पैसा आ रहा है, कैपिटल और इक्विटी से भी आ रहा है। अब सवाल ये है कि पैसा डेट से उठाएं या पैसा इक्विटी से उठाएं। हमने बोला क्या ही फर्क पड़ता है, डेट पे गांधी जी और इक्विटी पे चाचा नेहरू थोड़ी है तुम्हारे। नहीं बोले, जब हम कंपनी में भी डेट लेकर आते हैं, कंपनी में लोगों के सेंटीमेंट्स बदल जाते हैं। अभी दिखाया मैंने तुमको, अभी थोड़ी देर पहले 30% डेट और 50% डेट लेकर आए तो 20 लाख का 26 लाख और 24 लाख आ गया। तो भैया लोगों के सेंटीमेंट्स बदल जाते हैं। फिर तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आई और वो बोलती है भैया कि अब हम तुमको बताएंगे तुमने कंपनी में डेट रखना चाहिए, इक्विटी रखना चाहिए। बराबर है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ये कोशिश कर रहा है कि कंपनी में इतना डेट और इक्विटी का मिश्रण रखा जाए जिससे कंपनी के वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में बेटा जब कंपनी क्लियरली इक्विटी फर्म थी उसकी वैल्यू थी 20 लाख। मैंने जब 30% डेट लिया बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30% डेट लिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 26 लाख। और जब मैंने 50% डेट लिया उसकी वैल्यू हो गई कितनी? 24 लाख। समझ रहे हैं आप? तो बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो हमें कैसा अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो उसको लेकर कुछ लोगों ने अपनी विचारधाराएं, अपने मत यहाँ पे रखे। सबसे पहला अप्रोच आता है बेटा नाई अप्रोच। नाई अप्रोच, एनआई अप्रोच बोला मैंने, एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच का मतलब होता है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच। बड़ा ही क्रूर लोग थे वो, हमें वो मैटर में भी जाना, मेरा दिल बहुत भावुक हो जाता है। आज से कुछ साल पहले की बात बताता हूँ बेटा।
चर्चा का विषय ये हुआ कि भैया हमें डेट से भी पैसा आ रहा है, कैपिटल और इक्विटी से भी आ रहा है। अब सवाल ये है कि पैसा डेट से उठाएं या पैसा इक्विटी से उठाएं। हमने बोला क्या ही फर्क पड़ता है, डेट पे गांधी जी और इक्विटी पे चाचा नेहरू थोड़ी है तुम्हारे। नहीं बोले, जब हम कंपनी में भी डेट लेकर आते हैं, कंपनी में लोगों के सेंटीमेंट्स बदल जाते हैं। अभी दिखाया मैंने तुमको, अभी थोड़ी देर पहले 30% डेट और 50% डेट लेकर आए तो 20 लाख का 26 लाख का 24 लाख आ गया। तो भैया लोगों के सेंटीमेंट्स बदल जाते हैं। फिर तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आई और वो बोलती है भैया कि अब हम तुमको बताएंगे तुमने कंपनी में डेट रखना चाहिए, इक्विटी रखना चाहिए। बराबर है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ये कोशिश कर रहा है कि कंपनी में इतना डेट और इक्विटी का मिश्रण रखा जाए जिससे कंपनी के वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में बेटा जब कंपनी प्लेनली इक्विटी फर्म थी उसकी वैल्यू थी 20 लाख। मैंने जब 30% डेट लिया बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30% डेट लिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 26 लाख। और जब मैंने 50% डेट लिया उसकी वैल्यू हो गई कितनी? 24 लाख। समझ रहे हैं आप? तो बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो हमें कैसा अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो उसको लेकर कुछ लोगों ने अपनी विचारधाराएं, अपने मत यहाँ पे रखे। सबसे पहला अप्रोच आता है बेटा NI अप्रोच। NI अप्रोच का मतलब होता है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच बहुत मस्त है बेटा, ये बहुत मस्त अप्रोच है। एग्जाम में तो ऐसा चाहेगा नहीं लिखने के लिए, साथ साथ लिखिए, ठीक है। NI अप्रोच का मतलब होता है नेट इनकम अप्रोच। इसकी अजम्पशन क्या है? वही KD इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट। एग्जाम में नहीं आता है कॉस्ट ऑफ डेट। KE इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। KD इज ऑलवेज लेस देन KE। देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है नो टैक्स एग्जिस्ट, देन कंज्यूमर इज रैशनल, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। उसका मतलब वही है तो मुझसे मैंने पूछा, ये इसके अजम्पशंस हैं। अभी थियरी तो आएगी नहीं आपको एग्जाम में, समझे आप? समझने की कोशिश करें इसे। देखिए ये वाला अजम्पशन देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हो गया सबका? आप सिर्फ ये वाला अजम्पशन देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा लेट्स से हमारी कंपनी में EBIT है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 20%। कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कंपनी में अगर डेट लाएंगे यानी इंटरेस्ट 10% से रहेगा और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 20% रहेगा। बराबर है बेटा? ध्यान देना, ये वाला जो थ्योरी है, ये थ्योरी के अजम्पशन के बाद एक कंक्लूजन आया। कंक्लूजन आया ऐसा कि फर्म शुड मेक मोर यूज ऑफ डेट। ये कंक्लूजन है। पर अभी कंक्लूजन कैसा है आप देखिए, अब लिखना मत बेटा। डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इक्विटी एक कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डेट सस्ता है, इक्विटी महंगा है। लेट्स से बेटा मुझे 10 लाख रुपीस बोरो करना है। मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया डेट से लेकर आ जाता हूं 2 लाख रुपए और इक्विटी से लेकर आ जाता हूं बैलेंस 8 लाख रुपए। बेटा क्या आप मुझे KO WACC बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। WACC निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट लेना, वेट लेना। कॉस्ट है 10% और 20%, वेट है 20%, 80%, 2%, 16%। आंसर कितना आ गया? 18%। क्या बेटा आपका आंसर 18% आ गया? ठीक है। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू EBIT 1 लाख डिवाइडेड बाय KO, दैट इज 5,55,550,5,55,550। समझा यहाँ तक? बेटा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब आपको बाद में बताता हूँ। EBIT 1 लाख है, कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है 10 लाख लाने, मैंने 20-80 का प्रोपोर्शन लिया। एक काम करते हैं, मैं प्रोपोर्शन 50-50 का कर देता हूँ। तो बेटा कॉस्ट कितनी है? 10%, 20%, वेट कितना है? 50%, 50%, ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 10%, ओवरऑल हो जाएगा 15%। वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 15%, दैट इज 6,66,667। एक काम करते हैं बेटा, इसको मैं 80-20 कर देता हूँ। तो भैया इसका कॉस्ट है 10%, इसका 20%, 80%, 20%, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, 12, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12%, 8,33,333। अब बहुत मस्त पॉइंट बेटा, देखिए ये क्या बोलता है। आपकी एक कंपनी है जिसमें KD इज कॉस्ट ऑफ डेट, K इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इफ यू मेक मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, देखिए बेटा डेट चीपर सोर्स है, डेट और इक्विटी में से सस्ता कौन है? डेट और इक्विटी में सस्ता कौन है बेटा? डेट। तो बेटा इफ यू मेक मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल, एंड बेटा सिंस योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फॉलिंग, वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस। बट इफ यू मेक मोर यूज ऑफ कॉस्टलियर फंड, मोर यूज, बेटा इक्विटी महंगा है उसका 80% इस्तेमाल करें। इफ यू मेक मोर यूज ऑफ कॉस्टली फंड, योर ओवरऑल कॉस्ट विल इंक्रीज एंड बेटा वैल्यू विल डिक्रीज। आपको बात समझ में? तो भैया नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है? ये अप्रोच बोलता है KD इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट, K इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये बोलता है आपको पैसे ही लाने ना, कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो सस्ते सोर्स से पैसा लेकर आओ। जाहिर सी बात है बेटा, बराबर है कि नहीं? जाहिर सी बात है कि आप सस्ते सोर्स से पैसा लेकर आओ। सो ट्राई टू बोरो मोर एंड मोर थ्रू डेट कैपिटल।
व्हाट विल हैपन विद दिस, आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी। देखिए पहले वाले केस में आपने इक्विटी का ज्यादा इस्तेमाल करा, आपका कॉस्ट बढ़ गया था। तीसरे वाले केस में बेटा आपने इक्विटी का कम इस्तेमाल करके डेट का ज्यादा इस्तेमाल किया, आपका ओवरऑल कॉस्ट गिर गया। एंड वंस योर ओवरऑल कॉस्ट इज लेस, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, कौन सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाता है। तो अब मैं एक सेंटेंस में देखो सब बोलता हूं, केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट, के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एज द कंपनी मेक मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ डिक्रीजेस एंड रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस बिकॉज़ वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, सो लोअर द डिनोमिनेटर हायर विल बी द वैल्यू। ये समझ में आया क्या आपको? तो थियरी ने सिर्फ इतना कंक्लूजन बता के छोड़ दिया। मैंने केडी कम लेने की बात कब करी, केडी ज्यादा लेने की बात करी भैया। ये डेट है, क्या सुनता है मेरे को समझ में नहीं आता कई बार। ये डेट है, ये इक्विटी है, डेट है, ये इक्विटी है, डेट है, इक्विटी है, डेट का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। अरे भैया तीसरे केस में मैंने डेट का ज्यादा इस्तेमाल किया, अगर केई कम लेंगे तो केई चीपर रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टार मार्क करके भी दिया मैंने तेरे को। यही सस्ते में आता ही नहीं। सुनो कि डेट हमेशा सस्ता रहेगा, इक्विटी हमेशा सस्ता महंगा रहेगा, ये तो भैया सिंपल लॉजिक है। हमने चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही तो प्रूव किया है, यही तो प्रूव किया है। सुनो बेटा एक बात बता, तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला 7 दिन की सब्जी लेकर आनी है, ठीक है भैया, 7 दिन की सब्जी लेकर आनी है। घर में से 2 ही सब्जी खाते हैं, 2 ही सब्जियां, 2 ही आइटम खाते हैं, एक खाते हो भिंडी और दूसरा खाते हो पनीर। भिंडी आती है समझो 40 रुपए किलो और पनीर आता है 400 रुपए किलो। बताओ कैसे आप टोटल खर्चा कम करोगे 7 दिन का? यू विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ भिंडी, बराबर है कि नहीं? 7 में से 6 दिन तुम भिंडी खाओगे, सातों के सातों भी खा सकते हो बेटा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 7 में से 6 दिन खाओगे, समझ रहे? अगर आप 7 में से 6 दिन पनीर खाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पर बोल रहे डेट सस्ता, इक्विटी महंगा है, ट्राई टू मेक मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑटोमेटिकली फॉल एंड सिंस योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फॉलिंग, वैल्यू ऑफ द फर्म विल राइज। ये समझा? चल ये थ्योरी एग्जाम में आती तो नहीं है, पर ये थ्योरी की मदद से अगली थ्योरी समझाऊंगा, उसकी मदद से अगली थ्योरी समझाऊंगा, और वो थ्योरी की मदद से अगली वाली यूनिट में एंटर करेंगे। एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, डोंट हैव टू राइट दिस। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो पेज 5.5 पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट मेंशन पेज 5.5 नेट इनकम अप्रोच, यू कैन रीड दैट। ये आज तक आया नहीं, आएगा भी नहीं कभी। अच्छा सर, एग्जाम में कभी एनआई अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया क्या? एनआई अप्रोच बेटा डायरेक्टली एनआई अप्रोच पे क्वेश्चन नहीं आए। ये जो वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये जो तुमने निकाले ना 4 फॉर्मूले, बेसिकली यही एनआई अप्रोच है। तो एनआई अप्रोच के ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, पर ये जो थ्योरी मैंने बताई है ये नहीं आती है। तो अगर आपको कोई बोले एनआई अप्रोच लगा दो तो ऐसे घबरने का नहीं, ऐसे घबरने का नहीं बिल्कुल भी। क्या करने का? वो 4 फॉर्मूले चिपक के लगा देने के। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है उसका जो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है, और एनआई अप्रोच के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी जो हमने 5 क्वेश्चन किए ना बेटा, वो वही थे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 16 एंड 17। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अप्रोच और अच्छा अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा, तो पहले वाला अप्रोच क्या बोलता है? एनआई अप्रोच बोलता है भैया सस्ता सामान ज्यादा इस्तेमाल करो। क्या बोलता है? सस्ता सामान ज्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? सारे असम्पशन जो लिखे थे वो यहीं पर आएंगे, आप इसको समझ लो। ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला तो क्वेश्चन आंसर आता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 थ्योरीज है बेटा। नेट इनकम अप्रोच, जिसका मैंने आपको 5 क्वेश्चन सिखा दिए बेटा, आपको 4 फॉर्मूले चिपक के लगाना है। ट्रेडिशनल अप्रोच किसी काम का नहीं बट थोड़ा लॉजिकल है। इसके बाद आएगा एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच पे एक क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली उसी का पप्पा एमएम अप्रोच पे आता है। तो आज अभी जो मैं पार्ट करवा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच ध्यान से देखना। ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलता है भैया केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट एंड के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड केडी इज लेस देन के। बात सही है भैया? ये बोलता है कि एनआई अप्रोच बोल रहा था ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस और नो? यस और नो? ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी। मतलब तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला भैया 7 दिन का तुम लोगों को सब्जी लेकर आनी है, आइटम्स लेकर आनी है, सब्जी और ग्रोसरीज जो लेकर आनी है बेटा लेकर आओ। अब क्या हुआ बेटा? भिंडी मिल रही थी 40 रुपए किलो की, भिंडी मिल रही थी 40 रुपए किलो की, और पनीर मिल रहा था 400 रुपए किलो का। तुम्हारी मम्मी ने कंडीशन रखी थी कि भैया पनीर तो लाना ही लाना, भले एक दिन का लाएगा लेकिन लेकर आना ही आना, ठीक है भैया? तो तुम कितने लुच्चे हो, तुम कितने लफंगे हो, तुमने 6 दिन सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किया, सस्ता माल 40 रुपए वाली भिंडी लेकर आने की कोशिश करी। लुच्चे हो ना बेटा? 240। पर बेटा किराने वाले को भी पता था, दुकानदार को भी पता था तुम ऐसा लुच्चागिरी करोगे, लेकिन तुम्हें इक्विटी यानी कि पनीर लेकर आना ही आना है। तो उसने क्या किया बेटा? उसने क्या किया? उसने वो एक दिन वाला पनीर 500 में दे दिया, तुम्हें मजबूरन खरीदना पड़ा ही पड़ा। क्या मतलब सर इसका? हमारी थ्योरी से क्या मतलब है बेटा? पुराना वाला मॉडल ये अज्यूम कर रहा था, पुराना वाला मॉडल जो था कहां गया? पुराना वाला मॉडल बोल रहा था कि आप ये प्रपोर्शन चेंज कर रहे हो तो भी ये बदल नहीं रहा है, जो कि मूर्खता है। ये बोल रहे हैं आप वेट चेंज करोगे तो लोगों की भावनाएं बिगड़ जाती है। अरे मुझे एक बात बताओ, कंपनी के अंदर जब मैं ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करना चालू करूंगा बेटा, जब पंगत में नए नए लोग घुसना चालू हो जाएंगे तो लास्ट में बैठा हुआ इक्विटी वाले के बारे में दुख नहीं होगा क्या?
बेटा उसके मन में बोलो ना दुख बढ़ेगी कि नहीं कि भैया और लोग जुड़ गए, ये लोग इंटरेस्ट लेकर जाएंगे, पता नहीं नेट इनकम बचता है नहीं बचता, तो बेटा वो क्या करता है, घबरा जाता है। घबरा जाता है मतलब डर जाता है बेटा, वो इतना डर जाता है कि बोलता है मेरा रिस्क बढ़ गया है, और क्योंकि मेरा रिस्क बढ़ गया है मैं ज्यादा रिटर्न मांगूंगा। इन शॉर्ट वो ज्यादा कॉस्ट मांगना चालू कर देता है, वो ज्यादा रिटर्न मांगेगा, इन शॉर्ट कंपनी को कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो ये मॉडल और रियलिस्टिक है। ये मॉडल बोलता है कि माना बेटा केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट, के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ चीपर सोर्स। बेटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सस्ते से सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस लेकर आओ, ये तो सही है, लेकिन बेटा जब आप ऐसा करते हो रिस्क बढ़ जाता है कंपनी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट केई राइजेस शार्पली एंड स्टीपली। बेटा केई शार्पली और स्टीपली बढ़ जाता है, डब्ल्यूसीसी तो आपका बदलता ही है। तो यहां पर आप ऐसा ब्लंटली नहीं कह सकते, आंख बंद करके नहीं कह सकते कि भैया केई का इस्तेमाल करते जाओ, सॉरी डेट का इस्तेमाल करते जाओ, नहीं ऐसा मत करो भैया। आप सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस के चक्कर में दूसरी तरफ इक्विटी महंगा हो रहा है, सोच समझ के लो। ये अप्रोच बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। देखो ये अप्रोच क्या बोलता है, ये अप्रोच बोलता है डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस, व्हेन यू ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरना चालू होता है, आपका एवरेज गिरना चालू होता है, बट बेटा डेट बढ़ने के कारण इक्विटी सडनली शूट अप हो जाता है। तो एक तरफ सस्ते सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इक्विटी शूट हो गया एकदम। हो सकता है आपको बेनिफिट ना ही मिले, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाए। अरे आप समझ रहे हो क्या? वो बोलते हैं ना 24 जी बनने गए थे, 26 जी और 2 जी बनकर आ गए, सेम चीज है बेटा। ये कहावत है, तुमने शायद सुनी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। यस, डब्ल्यूएससीसी सटक से बढ़ जाएगा एकदम। तो क्या किया बेटा, तुमने शानपना किया, तुम लोगों ने शानपत्ती करी। मैं तुमको बताता हूं क्या होना। चलो, दो सब्जियां बेटा, एक है 40 रुपए के हिसाब से, एक है 50 रुपए के हिसाब से। तुमने शानपना किया, तुमने क्या बोला 40 × 6 240 कर देता हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो भाव 0 निकल गया। उसने क्या किया, वो एक ही दिन की सब्जी 50 की जगह 100 में दे दी। समझ रहे हो? तो बेटा ये वाला सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करने का बेनिफिट तो हो रहा था, बट बेटा दूसरी तरफ ये कॉस्ट सडनली शूट हो गई 340। अगर तुम बैलेंस करते 40 × 4 और 50 × 3 कितना हो जाता, 120 150, ये तो 370 हो गया, ज्यादा ही हो गया यार, 270 हो गया। वाह देखो 270 हो गया, वाह बढ़िया हो गया ना। तो भैया तुम अगर ये वाले बचकानी हरकतें करोगे कि भैया डेट का ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाए कंपनी में, इक्विटी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, तो एक ही इक्विटी डस लेगा बेटा तुमको, ऐसा डसेगा कि कहीं पानी भी नहीं मांगोगे, ऐसा डसेगा। अच्छा ये 160 है तो 310 हो गया ना, इतना गंदा मैच है तुम लोगों का, अच्छी बाबा 310 हो गया। फिर भी देखो, तो ये फर्म तुमको ऐसा नहीं बोलता है, ये वाला अप्रोच में बोलता है ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। तुम प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखो अपनी, तुम प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखो, सारा का सारा इक्विटी भी मत ले आओ, सारा का सारा डेट लाने की मत कोशिश करो एक बैलेंस करने की। जरा ना कैसी है बेटा। मैं बड़ी अच्छी हूं सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूं। तो बेटा ये अप्रोच एक बार रिपीट करूं क्या मैं? ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं दोनों अप्रोच रिपीट करके बताता हूं। पहला अप्रोच बोलता है कॉस्ट ऑफ डेट केडी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेट्स ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने बोला क्या होगा भैया डेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से, तो बोलते हैं व्हेन वी मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर अवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ डिक्लाइंस, केओ फॉल्स एंड बेटा वैल्यू ऑफ फर्म राइजेस। क्यों सर? क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, अगर केओ कम होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। फिर दूसरा अप्रोच बोलता है नहीं, once you try to make more and more use of debt in your capital structure, if you try to make more and more use of debt in your capital structure in order to reduce KO, the cost of equity rises sharply। देखो क्या बोल रहे हैं, आपने शानपना किया, once you try to make more and more use of debt in your capital structure in order to reduce WACC, on the other hand due to increased risk overall cost of equity rises sharply and the benefit is eroded। बेटा वहां पे मैक्सिमम KO का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। कोई बात नहीं, तू अभी कैपिटल बजटिंग से आना। हाँ वही तो रिस्क है बेटा, कंपनी के अंदर रिस्क तो वही तो बढ़ रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अब आपको पे करना पड़ेगा, अब आप लोगों के पास नेट इनकम कम बचेगी, यही रिस्क के कारण ज्यादा रिटर्न मांगा जा रहा है। ट्यूसडे तक फ्री हो जाऊंगी मैं, ठीक, बहुत ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अजी क्लियर है, बोलिए जी बोलिए, क्लियर है सर। ये अप्रोच एक झाम में आता है क्या? नहीं आता है। तो एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, एक बार बोलो बेटा जय माता दी। मैंने क्या बोला? पहला अप्रोच बोलता है कि जास्ते डेट यूज करने का, ज्यादा डेट यूज करोगे केई नहीं बढ़ता है, वहां पे केओ गिर जाएगा, केओ गिरने से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। दूसरा अप्रोच बोलता है कि when you try to make more and more use of debt in your capital structure in order to reduce the WACC, the KE on the other hand rises sharply and beta your KO also rises, so your value of firm decreases। Don't make so much use of debt in your capital structure, proper balance लो। अब तीसरा अप्रोच तो भैया अतरंगी आ गया बेटा। तीसरा अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NOI अप्रोच, ब्रैकेट में MM लिख देना। अभी MM का मतलब क्या है वो कल सीखेंगे, इसी का मॉडिफाइड वर्जन MM। NOI अप्रोच और मजेदार है बेटा, NOI अप्रोच तो और मजेदार है। क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया एक फर्म है, एक फर्म डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यस और नो? डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब तुम्हारे हाथ के मतलब आंखों के सामने समझो, ये पेन डेट है, सस्ता है, और बेटा ये मोबाइल महंगा है, ये इक्विटी है। सो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी बेटा? एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखवाऊंगा, इसको लिखवाऊंगा मैं, रुको बेटा। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी क्या करेगी? कंपनी विल ट्राई
टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी तो ये ओछी हरकत करेगी। कंपनी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेगी ताकि उसका एवरेज कॉस्ट गिरती जाए। अ फर्म विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कम करने की कोशिश करेगी बेटा। लेकिन दूसरी तरफ इक्विटी इतना जोर से शूट अप होगा, इतना जोर से शूट अप होगा कि भैया जितना बेनिफिट इसने प्रोवाइड किया डेट ने, एग्जैक्टली उतना लॉस ही प्रोवाइड करके नेट गेन कंपेंसेट कर देगा। यानी कि बेटा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करने से जो आपको फायदा मिलने वाला था, एग्जैक्टली केई के बढ़ने के कारण वो वाइप आउट हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट्स से बेटा मेरा ओरिजिनली ईबीआईटी है 1 लाख रुपीस, मेरा ओरिजिनल केडी है 10% और ओरिजिनल केई है बेटा 20%। अगर मुझे बोला जाए कि भैया डेट कितना है, तो डेट है बेटा 5 लाख, 2.5 लाख, और इक्विटी कितना है बेटा, इक्विटी है 7.5 लाख। चलिए डब्ल्यूसीसी निकालते हैं, डब्ल्यूसीसी क्यों निकालते हैं। डेट इक्विटी 10% कॉस्ट 20% कॉस्ट, वेट 25% 75%, 2.5% 15%, कितना हो गया बेटा 17.5%। अब कंपनी ने देखा, क्या देखा कि भैया डेट तो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और हमने क्या करना चाहिए, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को बढ़ावा देना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, डेट ले आना चाहिए 7.5 लाख और इक्विटी ले आना चाहिए 2.5 लाख। कंपनी तो यही सोचेगी ना बेटा, बोलो ना हाँ बेटा। कंपनी बोलेगी कि यहाँ पे क्लियर कट अंधा भी देख सकता है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कंपनी बोलती है अब मैं ओछी हरकत करूंगा, खराब हरकत करूंगा। मैंने बोला कौन सी, वो बोलता है मैं डेट लेकर आऊंगा 75% और इक्विटी लेकर आऊंगा 25%। डेट कितने में है बेटा, 10% में, तो क्या ये 7.5% हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो बेटा कंपनी ने क्या किया, बेटा कंपनी ने क्या किया, डेट बढ़ा दिया 75%। बेटा कंपनी में डेट बढ़ते से इक्विटी वालों को धुक होने लग गई, और धुक इतनी होने लग गई, इतनी धुक होने लग गई उनको कि उन्होंने रिटर्न ज्यादा मांगा। बेटा उन्होंने रिटर्न मांगा 40%, तो बताइए 40% इंटू 25%, क्या ये 10% आ जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 17% होंगे। मतलब बेटा जितना गेन आपको चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा था, एग्जैक्टली उतना लॉस आपको इक्विटी के बढ़ने से हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा। ये थ्योरी है बेटा, दिस इज नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलता है कि भैया व्हेन यू ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस केओ, ऑन द अदर हैंड केई राइजेस शार्पली टू एग्जैक्टली सेट ऑफ द बेनिफिट कॉज्ड बाय चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड योर 17.5 एंड योर केओ रिमेन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए बेटा, यहाँ पर कितनी आएगी, वही आएगी बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म आएगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 17.5%, और यहाँ पर भी सेम ही आएगी। तो बेटा 3 अप्रोच है, अगर आप तीनों को साइमल्टेनियसली समझेंगे तो ब्रॉडर वर्जन आएगा, ब्रॉडर विजन आएगा। सॉरी बेटा, पहले नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है, भैया डेट एंड इक्विटी आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेट इज चीपर, इक्विटी इज कॉस्टलियर। अ कंपनी शुड ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज़ डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हेन वी ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, अवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ फॉल्स। बेटा जैसे ही आपका केओ फॉल होगा, आपका वैल्यू ऑफ फर्म राइज हो जाएगा। सर कैसे राइज होगा, बिकॉज़ वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, डिनोमिनेटर छोटा होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। बट ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है व्हेन यू ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केई राइजेस शार्पली, केई राइजेस शार्पली। तो आपको ऐसा नहीं है डेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, एनओआई अप्रोच बोलता है, एनओआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, केई बढ़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि केई बढ़ता है, लेकिन एनओआई अप्रोच बोलता है केई इतना बढ़ता है कि वो जितना बेनिफिट है उतना ही लेकर चला जाता है। सो बेटा देखना यहाँ पे जो पहला अप्रोच है एनआई अप्रोच, वो बोलता है कि भैया केई नहीं बढ़ेगा। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है केई बढ़ेगा। एनओआई अप्रोच बोलता है केई बढ़ेगा और जितना बेनिफिट चीपर सोर्स का था वो लेकर चला जाएगा। तो बेटा एनओआई अप्रोच को हम इंडिफरेंस अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप डेट इक्विटी का मिश्रण कितना भी बदल दें, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही है। हमें एनओआई अप्रोच से कुछ खासा मतलब नहीं है, उसके 4 फॉर्मूले लगा के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। एनओआई अप्रोच की कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। एनओआई अप्रोच बोलता है डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। फर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस केओ, हर कोई कोशिश करेगा अपनी कॉस्ट कम करने की। फर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस द केओ, firm in order to reduce KO try to make more and more use of cheaper source of finance, that is cost of debt, that is debt. But beta due to this the cost of equity rises sharply in such a way that it knocks off the benefit which we have gained from cheaper source. So ultimately your overall cost of capital remains constant and your value of the firm remains constant. तो NOI अप्रोच क्या बोलता है, मेरी बात से ध्यान सुनना, एक शब्द में बताता हूँ, एक लाइन में बताता हूँ। बेटा NOI अप्रोच बोलता है कि तुम्हारे डेट और इक्विटी का मिश्रण यानी तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको इंडिफरेंस अप्रोच बोलते हैं। WACC is going to remain constant. So NOI approach समझा बेटा, NOI approach बोलता है कि debt is cheaper source of finance. Once the firm try to make more use of debt in its capital structure in order to reduce WACC, that is KO. On the other hand, KE rises sharply and compensate the benefit which is caused by the cheaper source of finance. And thus your overall cost of capital remain constant. अब भैया अगर आपका overall cost of capital constant है, अगर आपका overall cost of capital constant तो value of firm भी constant है। सर ये अप्रोच का एप्लीकेशन है क्या कहीं? बिल्कुल है। ये अप्रोच बोलता है कि लेट्स से दो फर्म है A और B, दोनों का EBIT सेम है बेटा, दोनों फर्म भी आइडेंटिकल है, बिल्कुल एकदम सेम है। यहाँ पर डेट इक्विटी का मिक्सचर अलग है, यहाँ पर डेट और इक्विटी का मिक्सचर अलग है।
तो ये क्या बोलता है कि अगर ये फर्म एनओआई अप्रोच फॉलो करती है तो भैया इसके डेट इक्विटी के मिश्रण से और इसके डेट इक्विटी के मिश्रण से, ये वाले डेट इक्विटी के मिश्रण से और ये वाले डेट इक्विटी के मिश्रण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो केओ है वो कांस्टेंट है। तो ईबीआईटी कांस्टेंट, केओ कांस्टेंट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाए। अब आप यहीं पर समझिए, लेट्स से मैं एनओआई अप्रोच फॉलो कर रहा हूं और मेरे पास है बेटा दो कंपनी है, कंपनी भी, दोनों कंपनी का ईबीआईटी सेम है, समझो इसका 1 लाख रुपए और इस कंपनी का भी 1 लाख रुपए। ये अपने पास चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा नहीं, सॉरी, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कम यूज करती है, इसका जो केओ आ रहा है वो 17.5 है। ये कंपनी ने शांति करने की कोशिश करी, इक्विटी का इस्तेमाल कम करके डेट का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश करी, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसका केओ कांस्टेंट है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ करोगे, यहां पर भी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ करोगे, दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पता है क्या बोलता है, ये बोलता है धंधे पर ध्यान दो, ये फालतू की हरकतें मत करो, इधर से पैसा लाऊंगा उधर से पैसा लाऊंगा, कुछ मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अब आप लोगों को ये तीन थियरीज जो है, पेज नंबर हमारे 5.5 है, 5.6 है, यहाँ पे पढ़ के आनी है। एमएम अप्रोच मत पढ़ना, इसका न्यूमेरिकल पार्ट कुछ मत पढ़ना, ठीक है। ये फर्म क्या बोलता है, ये अप्रोच क्या बोलता है, दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी, अगर दोनों सेम है, इनका सिर्फ डेट इक्विटी मिश्रण अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट इक्विटी के मिश्रण बदलने से ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं बदलने वाला, दोनों फर्म का ईबीआईटी सेम है, अगर सिर्फ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर अलग है तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो अगर दो फर्म आइडेंटिकल है, सेम है, बिल्कुल 100% सेम है, उनका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर सिर्फ अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। मैंने बोला कैसे, तो बोलते हैं भैया दो फर्म है ए और बी, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का ईबीआईटी कांस्टेंट है, मैंने बोला हाँ, दोनों का डेट इक्विटी स्ट्रक्चर बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका अल्टीमेटली केओ सेम आएगा, तो ये केओ सेम आएगा। तो बेटा ईबीआईटी सेम, केओ सेम, तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ दिस सेम आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन हमको कल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।